सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है, जहां जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहां हर जुबा पर सर्वधर्म समभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो देश हमारा है। तो प्यारे दोस्तों, 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो है आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं और आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस का जो है हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हमारी अपनी स्वतंत्रता को 75 साल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा भारत स्वतंत्र हुए 75 साल इसका हो गया है। लेकिन क्या आप समझते हैं या फिर जानते हैं कि ये 75 साल जो हमारी आज़ादी मिली है वो कैसे मिली है, किन कठिनाइयों, किन तरीकों से जो है हमें ये स्वतंत्रता मिली है। जब हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें हमने पूरा अच्छे से जाना था क्या क्या आंदोलन, क्या क्या क्रांतिकारी गतिविधियां, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं प्यारे दोस्तों। और हम भली भांति जानते हैं हमारी अपनी इस स्वतंत्रता को कि कितनी मुश्किल से कठिनाइयों से जो है ये हमें मिला है। इसलिए हमें अपनी इस स्वतंत्रता को बेकार नहीं जाने देना है प्यारे दोस्तों। अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है ना, और सही तरीके से आगे बढ़ना है। कोई भी छल कपट की भावना जो है हमें अपने अंदर नहीं रखना चाहिए और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ कर गुजरने की जो है तमन्ना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो चलिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पूर्व मौर्य काल में जो भी आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण, उसके बारे में हमने देखा था कि डेरियस प्रथम जो था वो क्या था, दारा प्रथम भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कहलाया था, है ना। और साथ ही साथ ईरानी आक्रमण के बाद यूनानियों ने भी जो है भारत में आक्रमण किया था और सिकंदर जो है इसका नेतृत्व करते हुए भारत आया था और भारत के कई जगहों को जो है अपने कब्जे में कर लिया था। और साथ ही साथ हमने देखा कि भारत में कब्जा करने के बाद जो है वो कहाँ चला गया, बेबीलोन, और बेबीलोन में ही जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज जो है एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो होगा मौर्य वंश के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं मौर्य काल में जो है हम प्रवेश कर चुके हैं और आज से हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, मौर्य काल के बारे में। तो अगर बात करें मौर्य वंश की, मौर्य डायनेस्टी की, है ना, तो इसका जो टाइम पीरियड रहा था, रूलिंग पीरियड, क्या कितना से कितना, 323 बीसी से 185 बीसी तक का जो है ये समय रहा, है ना। अगर बात करें मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य वंश की, तो ये मगध साम्राज्य का जो है प्यार दोस्तों, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता है। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली वंश किसे माना जाता है, इसी मौर्य वंश को। और इस मौर्य वंश का जो फाउंडर है प्यार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नंद वंश के धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसके सहायता से, चाणक्य की सहायता से। ओके, तो ये मौर्य वंश जो है प्यारे दोस्तों, इसको जो है इसकी जो जानकारी है कैसे मिलती है हमें, कौन कौन चीजों से जो है मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी, इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इसके लिए जो भी सोर्सेज है प्यारे दोस्तों, पहले उन सोर्सेज की हम बात करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के जो भी स्रोत हैं उनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट स्रोत आता है लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब कि उस टाइम, उस जमाने में जो भी विद्वानों के द्वारा पुस्तकों को लिखा गया, है ना, साहित्य की रचना की गई, तो उसमें जो है इस मौर्य वंश की जो है वहां पर वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन सा साहित्यिक स्रोत है जो हमें मौर्य वंश की जो है जानकारी देती है, मौर्य डायनेस्टी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो बात करते हैं अर्थशास्त्र। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस बुक है ये अर्थशास्त्र, जिसको किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। किसने, चाणक्य को ही क्या कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है। और ये जो अर्थशास्त्र था प्यार दोस्तों, इसका सब्जेक्ट क्या था, पॉलिटिकल था, है ना, राजनीतिक
क्षेत्र में ये पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन इसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स रिलेटेड इसे मत समझिएगा। ये किससे रिलेटेड था? पॉलिटिकल व्यू से ये लिखा गया था। और दूसरी बुक है प्यारे दोस्तों इंडिका। इंडिका जिसको लिखा था किसने? मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। और थर्ड है महाभाष्य, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, पतंजलि द्वारा लिखा गया। और फिर मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, है ना, इसकी रचना की गई थी विशाख दत्त के द्वारा। तो इससे भी जो है हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। पांचवा साहित्य है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जो है सोमदेव के द्वारा रचना इसका किया गया, और इसमें भी जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और छठा है कल्प सूत्र, जो भद्रबाहु के द्वारा रचना इसका किया गया था। और ये तो साहित्यिक स्रोत हुए जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखा गया, रचनाकारों के द्वारा इसकी रचना हुई। लेकिन अगर बात करें प्यारे दोस्तों बौद्ध ग्रंथ, है ना, बौद्धिस्ट टेक्स्ट, है ना, बौद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, या फिर जैन ग्रंथ, जैनिज्म टेक्स्ट की बात करें, जैन टेक्स्ट की और बौद्ध टेक्स्ट की, तो इनसे भी जो है प्यारे दोस्तों हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश टीका, महाबोधि वंश और फिर दिव्य वदान जो है बौद्ध ग्रंथ, इन चारों से जो है हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन और फिर कल्प सूत्र, इनसे भी जो है हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और ये जो भगवती सूत्र है प्यारे दोस्तों, इसी से 16 महाजन पदों की भी जानकारी हमें मिलती है। और फिर 16 महाजन पद की जानकारी कहाँ से मिलता है? अबूर निकाय से, है ना। यह भी एक रचना ही है, इससे भी हमें 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये फर्स्ट सोर्सेज हुआ, लिटरेरी सोर्सेज, जिससे हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सेकेंड अगर सोर्सेज की बात करें तो सेकेंड सोर्स क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत, है ना। तो पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब होता है, हमने फर्स्ट ही बात किया था जब एंशिएंट इंडिया की शुरुआत किया था हमने, तो उसमें बताया गया था कि वैसे चीजें जो प्राचीन काल की जो है क्या हुई, खुदाई के दौरान या फिर किसी कारणवश जमीन के अंदर धंस गई या फिर जमीन में दफन हो गई, तो उन चीजों को जो है खोद करके रिसर्च कर करके निकाला जाता है ना, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो उसी को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, या फिर पुराने चीजें जो अभी भी प्रेजेंट है ना, जिससे हमें पुराने समय की जानकारी मिलती है। तो अगर बात करें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की, पुरातात्विक स्रोतों की, तो इसमें फर्स्ट क्या है हमारा? अशोक अभिलेख। अशोक का अभिलेख, है ना, क्या है? इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, है ना। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और ये जो अशोक के अभिलेख मिले प्यारे दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखा गया था उस टाइम। और यही अशोक के जो अभिलेख है प्यारे दोस्तों, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वाज ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, है ना। भारत का जो है सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है अशोक के अभिलेखों को ही। और ये जो अशोक के अभिलेख थे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम इसको पढ़ने का जो है काम किया था वो किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने जो है सर्वप्रथम पढ़ा। कब? 1837 ईस्वी में। कब? 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। अब बात करें प्यारे दोस्तों कि ये जो अशोक के अभिलेख मिले, है ना, इसके अलावा अशोक के जो है क्या क्या मिले हैं? इसके अलावा अशोक के 7 पिलर एडिक्ट, 7 पिलर एडिक्ट, 7 स्तंभ लेख और 14 स्टोन एडिक्ट, 14 शिला लेख भी मिले हैं। मतलब कि स्तंभ पिलर में लिखा हुआ कुछ चीज मिला है जिसको बोलते हैं 7 पिलर एडिक्ट्स, मतलब कि 7 पिलर्स अभी तक पाए गए हैं जो अशोक के बारे में बताते हैं, है ना, और मौर्य वंश के बारे में बताते हैं। और साथ ही साथ
14 स्टोन एडिक्ट्स भी मिले हैं, 14 शिलालेख मिले हैं जो अशोक के द्वारा लिखवाया गया था और मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें देता है। तो बात करेंगे पहले हम 7 पिलर एडिक्ट्स की, 7 स्तंभ अभिलेखों की, लेखों की, है ना। 7 स्तंभ लेखों के बारे में हम पहले बात करते हैं। वो कौन कौन से 7 स्तंभ लेख थे, 7 स्तंभ लेख। तो बात करें तो फर्स्ट है टोपरा स्तंभ। कौन सा स्तंभ? टोपरा स्तंभ, जो कहाँ मिला? हरियाणा के अंबाला जिले में, हरियाणा के अंबाला जिले में मिला था। लेकिन इसको क्या किया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया, कहाँ ट्रांसफर करवा दिया? दिल्ली, है ना। और दूसरा स्तंभ आता है मेरठ स्तंभ। मेरठ का स्तंभ मेरठ में ये मिला और इसको भी जो है प्यारे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इसको भी क्या किया गया था? मेरठ स्तंभ लेख को मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। थर्ड है इलाहाबाद स्तंभ, है ना। इलाहाबाद पिलर एडिक्ट, तो इसमें जो है प्यारे दोस्तों कहाँ मिला? कौशाम्बी से प्राप्त हुआ ये, है ना। कहाँ? इलाहाबाद के कौशाम्बी से प्राप्त हुआ। और वर्तमान में इस स्तंभ को कहाँ रखा गया? इलाहाबाद किले में स्थापित किया गया, है ना। इलाहाबाद का जो फोर्ट है, किला है, उसमें अभी इसको रखा गया है, इलाहाबाद स्तंभ को। और ये जो इलाहाबाद स्तंभ है प्यारे दोस्तों, ये 3 राजाओं से संबंधित है। मतलब कि इस पिलर से, इस स्तंभ लेख से हमें 3 राजाओं के बारे में जो है जानकारी मिलता है। वो कौन कौन है? फर्स्ट अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त और तीसरा जहांगीर। और जहांगीर ने जो है प्यारे दोस्तों अपना जो राज्य अभिषेक करवाया था उसी के बारे में जो है इसमें लिखवाया इसने, है ना। अपने राज्य अभिषेक के बारे में लिखवाया। कौन? जहांगीर। अब बात करें चौथा स्तंभ लेख की, तो वो था सारनाथ स्तंभ, है ना। कौन सा? सारनाथ स्तंभ, जो कहाँ पर मिला? वाराणसी में, है ना। वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये हमें मिला। और इस सारनाथ स्तंभ से ही जो है प्यारे दोस्तों हमारा जो नेशनल इम्बेलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चक्र है, ये इसी स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के स्तंभ से हमारा नेशनल इम्बेलम अशोक चक्र। तो बात करें अब 5वें स्तंभ की, तो 5वां स्तंभ लेख जो था उसका नाम है सांची स्तंभ, है ना। क्या? सांची स्तंभ, जो अब क्या हो गया है? नष्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब बात करें छठा स्तंभ लेख की, तो छठा स्तंभ लेख कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, है ना। कौन सा? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें बिहार से। कहाँ से? बिहार से हमें ये मिला है, बिहार से प्राप्त हुआ है। ओके, अब हाँ, बिहार से प्राप्त हुआ है, सॉरी नीचे भी है बिहार, तो बिहार से प्राप्त हुआ है लौरिया नंदन स्तंभ। और बात करें रामपुर स्तंभ की, किसकी? रामपुर स्तंभ की, तो ये जो रामपुर स्तंभ है प्यारे दोस्तों, ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिहार से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन ये जो वर्तमान में है, अभी कहाँ रखा गया? भारत का जो राष्ट्रपति भवन है ना, प्रेसिडेंट हाउस जो है, वहीं पर यह स्थापित है, रामपुर का स्तंभ। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों अशोक के 7 पिलर एडिक्ट्स। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में 14 स्टोन एडिक्ट्स, 14 शिलालेखों के बारे में जो अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नहीं। अगर वीडियो में आप आए हैं और नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक्टिव जरूर कर ले प्यारे दोस्तों। और इस स्वतंत्रता दिवस को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और अपने अंदर जो है, अपने मन में, अपने हृदय में एक सकारात्मक विचार सोच के साथ आगे बढ़िए, अपने लक्ष्यों को पूरा कीजिए। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।